नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं लॉज ऑफ मोशन 2022 जेई मेन ऑल क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर 51 में कह रहा है पर्सन इज स्टैंडिंग इन एन एलिवेटर इन विच सिचुएशन ही एक्सपीरियंसेस वेट लॉस। तो देखिए एलिवेटर में अगर है और वेट लॉस कह रहा है, तो देखिए एलिवेटर में अगर हम उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो उसके ऊपर उसका एक्चुअल वेट हो गया mg, नॉर्मल हो गया n। ठीक है। अब देखो नॉर्मली अगर एलिवेटर रेस्ट पे है, ठीक है, या फिर उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो इन दोनों सिचुएशन में हम बोल सकते हैं कि एक्सीलरेशन ऑफ एलिवेटर जीरो है। ठीक। तो नॉर्मल की वैल्यू एग्जैक्टली mg के इक्वल होगी। और जो उसका एपरेंट वेट होगा, एपरेंट वेट बोलते जरूर वेट है बट एक्चुअली मास आंसर आता है। एपरेंट वेट की वैल्यू n अपॉन जी होती है, नॉर्मल अपॉन स्मॉल जी, तो ये m के इक्वल आ जाएगा। यानी कांस्टेंट वेलोसिटी और रेस्ट के केस में उसका वेट उसको एपरेंट वेट एक्चुअल वेट के ही इक्वल होगा। अब अगर इसका एक्सीलरेशन अपवर्ड है, इफ एक्सीलरेशन इज अपवर्ड, तो हमारा इक्वेशन हो जाएगा n माइनस एम जी इक्वल टू एम ए। तो इस केस में आप देखोगे नॉर्मल की वैल्यू चेंज हो जा रही है, या डायरेक्टली भी याद हो तो जी को जी इफेक्टिव लिख सकते हैं। तो इस केस में उसका जो वेट आएगा वो एक्चुअल वेट से ज़्यादा अपियर होगा अगर वो वेइंग मशीन के ऊपर खड़ा है। ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर शायद गड़बड़ दिया है इसमें। इसका आंसर बनेगा, लेस की बात करेगा तो व्हेन द एलिवेटर मूव्स डाउनवर्ड विद सम एक्सीलरेशन, कांस्टेंट एक्सीलरेशन हो या वेरिएबल एक्सीलरेशन उससे फर्क नहीं पड़ेगा। अगर एक्सीलरेशन की वैल्यू डाउनवर्ड है तो यहाँ से आपको मिलेगा एम जी माइनस एन इक्वल टू एम ए। ठीक है। तो यहाँ से एन की वैल्यू आ जाएगी एम इंटू जी माइनस ए, और आपका एपरेंट वेट बनेगा एन अपॉन जी, ये हो जाएगा एम ब्रैकेट वन माइनस ए अपॉन जी। ठीक है ना। बी ऑप्शन करेक्ट आएगा। नेक्स्ट आते हैं 52 में। A hanging mass M is connected to a 4 times bigger mass by using a string pulley arrangement as shown in the figure. The bigger mass is placed on the horizontal ice slab. Ice slab इसलिए कह रहा है क्योंकि वो कहना चाह रहा होगा कि स्मूथ सरफेस है। ठीक है। एंड इज बीइंग पुल्ड बाय अ 2 mg फोर्स। ठीक है, डायग्राम में दिख रहा है। इन दिस सिचुएशन टेंशन इन द स्ट्रिंग बताना है हमको। तो देखिए अगर 2 mg से इसको इधर पुल कर रहे हैं और ये जो हैंगिंग है इसके ऊपर फोर्स लगेगा mg, तो ऑब्वियसली 2 mg बड़ा है तो ये मास भी ऊपर जाएगा ए एक्सीलरेशन से, और ये मास भी इधर की तरफ जाएगा ए एक्सीलरेशन से। टेंशन को हम लोग टी एज्यूम कर लेते हैं। तो इक्वेशन एक सीधे सीधे हो जाएगी। एक्सीलरेशन तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, नेट पुलिंग फोर्स विच इज 2 mg माइनस एम जी अपॉन टोटल मास। तो टोटल मास की जगह आपका हो जाएगा 5m, तो ये आपका आ जाएगा जी अपॉन 5। एक्सीलरेशन आ गया तो उसके बाद हम टी निकाल सकते हैं किसी भी एक मास का एफबीडी बना के। तो सपोज हम स्मॉल एम का बनाते हैं फॉर एम का मतलब, तो ये हो जाएगा टी माइनस एम जी इक्वल टू एम ए की वैल्यू है जी बाई 5। तो आपका यहाँ से टी की वैल्यू आ जाएगी 6 mg/5। ठीक है, तो 6/5 टाइम्स mg इसको लिख सकते हैं, तो x की वैल्यू हमारी 6 आ जाएगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53 में अ वायर ऑफ लेंथ एल इज हैंगिंग फ्रॉम अ फिक्स सपोर्ट। ठीक है, वायर ऑफ लेंथ एल इज हैंगिंग फ्रॉम अ फिक्स सपोर्ट। द लेंथ चेंजेस टू L1 एंड L2 व्हेन masses 1 kg एंड 2 kg आर सस्पेंडेड। तो इसका मतलब ये जो वायर है ये एक्सटेंसिबल वायर है, और अगर हम ये मान के चलें कि ये हुक्स लॉ फॉलो कर रहा है तो इसको हम एक स्प्रिंग की तरह ही डील कर सकते हैं। ठीक है ना। स्प्रिंग में भी जो फोर्स लगेगा वो के एक्स के इक्वल है, एक्स जिसमें एक्सटेंशन होता है। तो देखो अगर इसकी फाइनल लेंथ L1 हो गई है, इनिशियल लेंथ L है, तो इसमें एक बात ध्यान रखना कि इसका जो एक्सटेंशन होगा वो L1 माइनस एल बनेगा। तो पहले केस में के को के ले लेते हैं, एक्सटेंशन की जगह L1 माइनस एल, और इसके ऊपर पुलिंग फोर्स हो जाएगा 1 kg का हो जाएगा 1 × जी। ऐसे ही दूसरे के लिए लिखेंगे तो के इंटू L2 - L, बाद में इसका एक्सटेंशन 2g है। तो हमको इसमें L निकालना है, तो एक काम करो डिवाइड कर दो। तो L1 - L अपॉन L2 - L इज 1/2। तो यहाँ से आपको मिलेगा 2L1 - 2L इक्वल टू L2 - L।
तो यहाँ से L इक्वल टू 2L1 माइनस L2 आएगा। तो ये 53 का सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है। 54 में अ ब्लॉक ऑफ मास 40 kg स्लाइड्स ओवर अ सरफेस व्हेन अ मास 4 kg is suspended through an inextensible massless string passing over a friction X pulley as shown below। तो ये फिगर मिसिंग है इसका। द कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन द सरफेस एंड द ब्लॉक दिया हुआ है। देखो खैर चलो, फिगर मिसिंग है बट क्वेश्चन पढ़ के मैंने अंदाजा ये तो लगा लिया कैसा होगा। आंसर मैच करते हैं देख। अ ब्लॉक ऑफ मास 40 kg, ठीक है, ये सरफेस के ऊपर स्लाइड हो रहा है, यहाँ का म्यू दिया हुआ है 0.02 और ये कनेक्टेड है एक पुली से एंड ये कनेक्टेड है एक हैंगिंग मास से। तो हैंगिंग मास दिया हुआ है 4 kg। ठीक है, तो एक्सीलरेशन बताना है। तो देखो इसके ऊपर काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी लगेगी, तो काइनेटिक फ्रिक्शन को हम लोग लिखेंगे म्यू और mg। तो ये वैल्यू आ जाएगी 8 न्यूटन और इसकी वजह से जो पुलिंग फोर्स है वो है 40 न्यूटन। तो एक्सेलरेशन सीधे सीधे आ जाएगा नेट पुलिंग फोर्स यानी 40 माइनस 8 अपॉन टोटल मास। तो टोटल मास हो जाएगा 44। तो ये आपका 32/44 आता है। 32/44। तो ये अगर हम फोर्स से करेंगे तो ये 8/11। ठीक है, आंसर मैच कर रहा है। तो फिगर इसका मिसिंग है। ठीक है, बट इसका फिगर मैंने बता दिया आपको कैसा रहेगा। ठीक है ना। 55 में अ ब्लॉक ऑफ मास एम प्लेस्ड इनसाइड अ बॉक्स डिसेंड्स वर्टिकली विद एक्सीलरेशन a। ठीक है, द ब्लॉक exerts a force equal to 1/4 of its weight on the floor of the box, then the value of a। तो ये भी देखो सेम वैसे ही केस है जैसे लिफ्ट के अंदर है। ठीक है ना, मान लो कि लिफ्ट जो है एक बॉक्स है और वो a एक्सीलरेशन से नीचे जा रही है। इसके अंदर हमने एक मास रखा हुआ है कैपिटल M। तो अगर हम इसका FBD बनाएंगे तो इसके ऊपर n ऊपर की तरफ लग रहा है, mg इस पे नीचे लग रहा है। तो इक्वेशन हो जाएगी mg माइनस n इक्वल टू ma। वो कह रहा है कि ब्लॉक एक्सर्ट्स अ फोर्स इक्वल टू 1/4 ऑफ इट्स वेट। तो n की वैल्यू हम लोग mg/4 लिख सकते हैं। तो यहाँ से आपको a की वैल्यू मिल जाएगी सीधे सीधे 3g/4 यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट है 55 में। 56 में फोर फोर्सेज आर एक्टिंग एट ए पॉइंट P इन द इक्विलिब्रियम एज शोन द रेशियो ऑफ F1 to F2। अगेन वेक्टर का क्वेश्चन है। F1 और F2 का रेशियो निकालना है हमको। तो देखिए एक काम ये कर सकते हैं कि एक्स डायरेक्शन में फोर्सेस बैलेंस करेंगे तो F1 मिल जाएगा, वाई डायरेक्शन में फोर्सेस बैलेंस करेंगे तो आपको F2 मिल जाएगा सीधे सीधे। तो अगर हम एक्स के लॉन्ग लिखें तो देखिएगा F1 प्लस 1 cos 45 इज इक्वल टू 2 sin 45। तो यहाँ से F1 की वैल्यू हो जाएगी 1/√2 और वाई डायरेक्शन में लिखेंगे तो F2 इक्वल टू 1 cos 45 प्लस 2 cos 45। तो ये हो जाएगा 3/√2। तो अगर F1/F2 करेंगे तो 1:3 आएगा। तो x का वैल्यू 3 हो गया 56। 57 में a wire of length L and radius R is clamped rigidly at one end. When the other end of the wire is pulled by a force F, its length increases by 5 centimeter। ठीक है, मान लेते हैं कि ये कोई वायर है। इनिशियली इसका लेंथ L गिवन है, रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका R है और जब हमने इसके ऊपर F फोर्स अप्लाई किया है तो लेट अस सपोज कि इसका जो एक्सटेंशन है, ये स्मॉल एक्सटेंशन है 5 सेंटीमीटर आता है। तो देखो ये क्वेश्चन वैसे इलास्टिसिटी में जाएगा क्योंकि इसमें यंग्स मॉडुलस का यूज़ होगा। मतलब यंग्स मॉडुलस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि दो अलग अलग सिचुएशन दी हुई हैं। फिर कह रहा है अनदर वायर ऑफ सेम मटेरियल, लेंथ दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है, इज पुल्ड बाय ए फोर्स 4F। तो उसमें कितना इंक्रीमेंट आएगा। तो देखिए यहाँ पे हम लोग को अप्लाई करना है स्ट्रेस इज इक्वल टू वाई इंटू स्ट्रेन। ठीक है, तो स्ट्रेस को हम लोग लिख सकते हैं फोर्स अपॉन एरिया, एरिया को लिखते हैं πr², वाई इंटू स्ट्रेन, स्ट्रेन को लिखते हैं एक्स अपॉन इसकी ओरिजिनल लेंथ एल। तो यहाँ से आप देखो एफ इक्वल टू वाई पाई एक्स r², या एक काम करो एक्स की वैल्यू लिखते हैं, एक्स निकालना है ना। तो एक्स इक्वल टू एफ इंटू एल अपॉन πr² वाई। तो इसको बना दें इक्वेशन 1। ठीक,
और सेकंड केस में एक्स डैश की वैल्यू, तो देखो एफ को कर दिया 4f, एल को कर दिया 4l, ठीक है, और रेडियस को 4r कर दिया है, तो एरिया हो जाएगा 16 पाई r स्क्वायर, और वाई वाई रहा है। तो देखो ये तो चेंज ही नहीं हो रहा है वैल्यू, ऊपर भी 16 आ रहा है, नीचे भी 16 आ रहा है, तो एक्स डैश इक्वल टू एक्स ही आ जा रहा है। तो 57 का आंसर 5 सेंटीमीटर ही रहेगा, ठीक है। 58 में फॉर अ फ्री बॉडी डायग्राम शोन इन द फिगर द फोर फोर्सेज आर अप्लाइड इन एक्स एंड वाई डायरेक्शन, what additional force must be applied and at what angle with the positive x axis so that the net acceleration of body is 0, ठीक है ना। तो देखिए अगर फॉर अ बॉडी, तो एक काम ये भी कर सकते हैं हम लोग, नेट फोर्स निकाल लेते हैं कितना आएगा, और नेट फोर्स के हिसाब से देखो 7 और 8 का रिजल्टेंट इधर 1 आएगा, और 5 और 6 का रिजल्टेंट इधर 1 आएगा, और 1 और 1 का रिजल्टेंट इधर √2 आएगा। तो ये तो ऐसे ही दिख रहा है कि √2 होना चाहिए, और एक्स एक्सिस से 45 डिग्री पे, तो ए ऑप्शन डायरेक्ट दिख रहा है, ठीक है ना भाई। 1 और 7 और 8 का रिजल्टेंट इधर 1 न्यूटन आया, 6 और 5 का इधर 1 न्यूटन आया। अब बैलेंस करना है, तो इसका रिजल्टेंट √2 आएगा, तो √2 के अपोजिट √2 लगा दो, तो जो हम अपोजिट √2 लगाएंगे वो इधर से 45 पे लगाना पड़ेगा, ठीक है, ऐसे ही वर्बली हो गया। 59 में 3 masses 100, 10 and 20 are arranged in a system as shown in the figure. All the surfaces are frictionless and strings are inextensible and weightless. ठीक है, the pulleys are also weightless and frictionless. A force F is applied on the system so that M2 moves upward with an acceleration of 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये देखिए अच्छा क्वेश्चन है, फोर्स हमने ये ऐसा अप्लाई किया है कि M2 जो है वो ऊपर जा रहा है। तो देखो जब हम फोर्स इस पे अप्लाई करेंगे ना, तो ये पूरा सिस्टम तो आगे जाएगा ही जाएगा, ठीक है। और क्या है कि अगर हम फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे, मान लो इसको रोके रखेंगे, इतना फोर्स लगाएंगे ये रुका रहे, तो M2 नीचे जाना चाहिए। लेकिन जब हम ज़्यादा फोर्स लगाएंगे ना, तो ही ऐसा पॉसिबल है कि M2 भी ऊपर जाने लगे, क्योंकि M1 के ऊपर जो सूडो फोर्स लगेगा वो इतना ज़्यादा लग जाएगा कि वो M2 को भी ऊपर खींच ले, तभी ऐसा पॉसिबल है, ठीक है ना। अब वो थोड़ा सा गड़बड़ है, ये गैप दिया हुआ है, बट हम मान के चलेंगे कि ये गैप नहीं है, ठीक है ना, मतलब ये दोनों कांटेक्ट में है, अदरवाइज फिर क्वेश्चन गलत होने लगेगा। बट चलो जेई मेन है, तो जेई मेन के हिसाब से ही चलते हैं। तो सबसे पहले एज्यूम ये कर लेते हैं कि बड़े वाले ब्लॉक का एक्सीलरेशन हम ए एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। और M2 के पास, M2 के पास दो एक्सीलरेशन होंगे, M2 के पास ए इधर तो होगा ही, और M2 के पास ऊपर की तरफ भी एक्सीलरेशन है, जो उसने दिया है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। M1 के पास 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सीलरेशन इधर होगा, और ब्लॉक की वजह से, क्योंकि वो उसी के ऊपर रखा हुआ है, ब्लॉक की वजह से ए इधर होगा। अब एक एक करके केयरफुली एफबीडी देखिएगा। M1, M1 के लिए देखेंगे अगर, तो टी इधर लग रहा है, नॉर्मल इधर है, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। M1 जी इधर है, सूडो फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो M1 × ए का सूडो फोर्स इधर लगेगा, और इसका एक्सीलरेशन, अब हम इसका ग्राउंड से बना रहे हैं तो सूडो फोर्स की जरूरत नहीं है, हमने ग्राउंड से एक्सीलरेशन लिखे हैं, तो इसका एक्सीलरेशन ग्राउंड से हो जाएगा A-2 इधर की तरफ। तो इक्वेशन आएगी T = M1 × इसका एक्सीलरेशन। इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। M2 पे आते हैं, M2 पे नॉर्मल N2 इधर लगेगा, और T इधर की तरफ लगेगा, इसका वेट M2G इधर लगेगा, और इसके दो एक्सीलरेशन है, A इधर भी है और 2 इधर भी है। तो एक इक्वेशन आएगी T-20G = 20 × 2, ठीक है, और दूसरी इक्वेशन आएगी N2 = 20 × A, थर्ड इक्वेशन हो गई। और बड़े वाले ब्लॉक का जब एफबीडी बनाएंगे, यानी 100 kg का, तो उस पर F इधर की तरफ लग रहा है। ध्यान रखना पुली के ऊपर, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पुली के ऊपर अगर कोई भी फोर्स लग रहा है तो उसको हम इनडायरेक्टली कैपिटल M पे ही मान के चलेंगे, और इसने ब्लॉक्स पे जो नॉर्मल लगाया है वो इसको वापस मिलेगा, एक्शन रिएक्शन, और ग्राउंड से इस पे और नॉर्मल लगेगा, और इसका एक्सीलरेशन ए राइट में है। तो देखो इसमें हम लोग वर्टिकल में इक्वेशन नहीं बनाते हैं, ज़रूरत नहीं है उसकी, हॉरिजॉन्टल में सिर्फ अगर बनाए तो इक्वेशन आएगी F - T - N2 = 100A। अब ये क्वेश्चन
होगा तो ऐसे ही, ठीक है ना, और कोई शॉर्टकट तो नहीं है, ठीक है ना। अब हमारे सामने N2, T, A और F, चार अननोन है, जिसमें से हमें F निकालना है, F की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो एक काम करते हैं, सबसे पहले इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को देखिए। 1 और 2 से हम लोग T निकाल सकते हैं क्या? थोड़ा थोड़ा सॉल्व होना शुरू होगा। तो फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, टी का वैल्यू अगर लिखेंगे, टी का वैल्यू सेकंड इक्वेशन से है, ये हो गया 200 और ये हो गया 40, 240, तो 240 हम रख देते हैं उसमें। तो 240 अपॉन 10 इक्वल टू A-2। तो यहाँ से ए की वैल्यू आ रही है 26 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, जो आ रही है वो आ रही है। तो यहाँ से टी हो गया 240, ए हो गया 26, और N2 की वैल्यू हो गई 26 इंटू 20 थर्ड इक्वेशन से। तो ये हो गई 520 न्यूटन। ये सब उठा कर रखते हैं इसमें। तो F माइनस 240 माइनस 520 इज 100 इंटू 26। तो ये आ जाएगा F इज इक्वल टू 2600 प्लस 760। 760, तो ये बन जाएगा 063, एक सेकेंड, ये हो गया 0633360 न्यूटन। ठीक है, आंसर तो है, इसमें मैच कर रहा है। ए ऑप्शन करेक्ट है 59th क्वेश्चन में। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 60 में। अ मंकी ऑफ मास 50 kg climbs on a rope which can withstand the tension of 350 Newton. ठीक है, if the monkey initially climbs down with an acceleration 4, then climbs up with an acceleration 5. देखो अगर वो क्लाइम्स डाउन तो नहीं लिखना चाहिए, स्लिप्स डाउन होना चाहिए। वो थोड़ा सा हल्का सा ढीला छोड़ेगा रोप को तो वो स्लिप होने लगेगा। तो सपोज अगर ये स्लिप डाउन हो रहा है, तो इसका एक्सेलरेशन दिया है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मास इसका दिया हुआ है 50 kg। तो हम लोग टेंशन निकाल सकते हैं अगेन एफबीडी बना के। 50G - T इक्वल टू 50A। तो यहाँ से आप देखो टी की वैल्यू हो जाएगी 500, और 50 × 4 हो गया 200। तो टेंशन की वैल्यू आएगी 300 न्यूटन। अगर वो गोइंग अप है तो इक्वेशन बनेगी T - 50G इज इक्वल टू 50 × A। तो ये वैल्यू आ जाएगी, अब अकेला वो रेस्ट पे ही रहेगा तो टूट जाएगी स्ट्रिंग। तो ये वैल्यू 750 आ रही है, 500 प्लस 750, 350 उसकी मैक्सिमम वैल्यू है। तो इसका मतलब जब वो क्लाइंब अप होगा तो उसका स्ट्रिंग ब्रेक हो जाएगा। तो ऑप्शन सी वाला करेक्ट है। ठीक है, 61 में टू masses m1 and m2 are tied together at the two ends of a light inextensible string that passes over a frictionless pulley when m2 is twice the m1। देखो एटवुड मशीन है, एटवुड मशीन में सीधे सीधे एक्सेलरेशन है m2 - m1 अपॉन m2 प्लस m1 और इंटू जी। ठीक है, तो पहले केस में a1 की वैल्यू अगर निकालें तो कह रहा है कि m2 जो है वो m1 का ट्वाइस है। तो ऊपर हो जाएगा 2m - m अपॉन 2m प्लस m इंटू जी। तो ये वैल्यू हो जाएगी g/3। और a2 की वैल्यू m2 अगर थ्राइस है तो हो जाएगा 3m - m अपॉन 3m प्लस m। तो ये आ जाएगा g/2। तो a1 अपॉन a2 अगर चाहिए तो a1 अपॉन a2 हो जाएगा 2:3। तो बी ऑप्शन करेक्ट है 61 में। 62 में, a block of mass m slides down on a rough inclined plane with constant velocity. The angle made by the inclined plane, the moment of contact force. तो ये तो एकदम थ्योरी में कराई हुई चीजें हैं डायरेक्ट। ठीक है, अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे आ रहा है
तो इसका मतलब होता है कि उसके ऊपर सारे फोर्सेस बैलेंस हैं। कौन कौन से फोर्सेस? तो देखो एम जी साइन थीटा को बैलेंस कर रहा होगा इस पे लगने वाला काइनेटिक फ्रिक्शन, और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू भी एम जी साइन थीटा ही होगी। और नॉर्मल बैलेंस हो रहा होगा एम जी कॉस थीटा से, ठीक है ना। तो नॉर्मल और फ्रिक्शन का जो रिजल्टेंट है वो एम जी कॉस थीटा और एम जी साइन थीटा का रिजल्टेंट है, यानी एम जी आंसर होगा। जिसको पता है थ्योरी में ठीक से पढ़ रखा हो तो डायरेक्ट डायरेक्ट ए टिक कर देगा, ठीक है ना। तो 62 में ऑप्शन ए वाला करेक्ट आएगा। नेक्स्ट आते हैं 63 में। A block A takes 2 seconds to slide down a frictionless incline of 30 degree and length L, kept inside a lift going with uniform velocity। देखो लिफ्ट अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रही है तो इट इज सेम एज कि ये सारा का सारा सिचुएशन रेस्ट पे हो रहा है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। If the incline is changed to 45 degree, the time taken by the block to slide down the incline will be approximately। तो इसका मतलब लिफ्ट का तो कोई काम ही नहीं है। 30 डिग्री पे जब स्लाइड होगा तो उसका एक्सेलरेशन होगा जी साइन 30, 45 डिग्री पे जब स्लाइड होगा तो उसका एक्सेलरेशन होगा जी साइन 45। तो लेंथ एस इज इक्वल टू यू टी हो गया जीरो, हाफ ए की जगह लिखेंगे पहले जी साइन 30 टी स्क्वायर, तो पहले हम लोग लिख देंगे 2 स्क्वायर। और सेकेंड केस में एल इज इक्वल टू हाफ जी साइन 45 और इंटू टी स्क्वायर। तो राइट हैंड साइड अगर इनके इक्वल करेंगे हाफ जी कैंसिल, तो टी स्क्वायर अपॉन रूट टू इज इक्वल टू 2 स्क्वायर अपॉन 2। तो ये 2 बचा, तो टी स्क्वायर हो जाएगा 2 रूट 2। 2 रूट 2 मतलब 2 इंटू 1.4, तो दिस इज अप्रॉक्सीमेटली 2.8। तो टी की वैल्यू अंडर रूट ऑफ 2.8 आएगी। तो अंडर रूट ऑफ 2.8 का मतलब होगा अप्रॉक्सीमेटली 1.68। अरे ऐसे समझ लो जैसे 2.25 होता अगर, तो इसका 1.5 आता, तो ये 2.25 से ज़्यादा है थोड़ा, तो 1.68 दिख रहा है सीधे सीधे, ठीक है ना। 64 में अ बलून हैज अ मास ऑफ 10 ग्राम इन एयर, द एयर एस्केप्स फ्रॉम द बलून एट ए यूनिफॉर्म रेट ऑफ वेलोसिटी 4.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। इफ द बलून श्रिंक्स इन 5 सेकेंड कंप्लीटली, then the average force acting on that balloon will be in dyne। A balloon has a mass 10 gram in air, the air escapes from the balloon at a uniform rate with velocity दिया हुआ है। if the balloon shrinks in 5 सेकेंड completely, अब देखो बड़ा अजीब सही है, मास दिया हुआ है, मास इनटू वेलोसिटी करेंगे तो मोमेंटम में चेंज आ जाएगा, और टाइम से डिवाइड कर देंगे तो फोर्स आ जाएगा, और आंसर भी 9 है इसका, ठीक है ना। तो ज़्यादा वही बात है ना कि ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है। मान लेते हैं कि वो जो एयर एस्केप कर रही है, बट इसका मतलब यही होगा कि उसके अंदर एयर 10 ग्राम है, और वो 10 ग्राम एयर जब एस्केप हो रही है, बलून हैज ए मास लिखा हुआ है, एक्चुअली बलून का मास नहीं, इसके अंदर जो एयर है उसका मास होना चाहिए 10 ग्राम। तो अगर एम मास एयर वी स्पीड से निकल रही है तो चेंज इन मोमेंटम हो जाएगा एम इंटू वी, और अगर हम टाइम से डिवाइड कर देंगे तो ये फोर्स हो जाएगा। तो एम इंटू वी सब सेंटीमीटर ग्राम में है, तो ये सीधे सीधे 9 डाइन्स आ जाएगा, ठीक है ना, बी ऑप्शन, ठीक है। 65 a pressure pump has a horizontal tube of cross section area given है for the outflow of water at a speed 20 meter per second, the force exerted on a vertical wall just in front of the tube which stops water horizontally flowing out of the tube। तो देखो ये बात भी हम लोग फ्लूइड में तो डिटेल में पढ़ते ही हैं कि अगर मान लो v स्पीड से, देखो a क्रॉस सेक्शन से और v स्पीड से कोई लिक्विड है, और वो लिक्विड आगे जा रहा है और वो सर्टेन वॉल से टकरा के रेस्ट पे आ जा रहा है, तो इसको आप ऐसे मान के चलो कि जो डीएम मास है वो v वेलोसिटी से टकराया और बाद में रेस्ट पे आ गया, तो मोमेंटम में जो चेंज होगा वो होगा डीएम इंटू वी। डीएम को हम लोग लिखेंगे रो ए डी एक्स इंटू वी, और अगर हमें फोर्स चाहिए विच इज डी पी बाई डी टी, तो ये बन जाएगा रो ए डी एक्स बाई डी टी भी वी बन जाएगा, और इंटू वी, तो ये आ जाएगा रो ए वी स्क्वायर।
और ये फॉर्मूला फ्लूइड्स में तो याद कराया ही जाता है, ठीक है ना, डायरेक्ट फॉर्मूला है। तो अगर डायरेक्ट पता ही है सीधे सीधे, तो रो की जगह हो गया 10 क्यूब, एरिया की जगह हो गया 10 × 10⁻⁴ और वी स्क्वायर की जगह हो गया 20 स्क्वायर। तो ये 400 न्यूटन आ जाएगा 65 में, डी ऑप्शन, ठीक है। 66 देखिए, a uniform metal chain of mass m length L passes over a massless frictionless pulley. It is released from the rest with the part L hanging on the one side and L minus L on the other side. At a certain point of time when L is L upon X, एक्सीलरेशन, ये हमारे पैकेज का ही क्वेश्चन है। तो देखो मान लो एक तरफ एक्सीलरेशन L की वैल्यू छोटी है कि L की वैल्यू कैपिटल L/2 छोटा है, चलो मान लेते हैं कि कैपिटल L माइनस L बड़ा है, तो एक्सीलरेशन होगा लैम्डा टाइम्स L-L, ये हो गया m2 माइनस लैम्डा टाइम्स इंटू L, ये हो गया m1, m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी। और ये वैल्यू कह रहा है कि g/2 है, तो g कैंसिल कर दो, लैम्डा कैंसिल कर दो, तो ये आएगा L-2L इज इक्वल टू L/2। तो यहाँ से L/2 इज टू स्मॉल l, तो हमें स्मॉल l चाहिए, तो ये L/4 आ रहा है, डी आंसर है इसमें, ठीक है। एंड 67 में two bodies of masses m15 m23 are connected by a light string going over a plate, ठीक है। The system is at rest, force exerted by the incline on m1, तो देखो बाई द इंक्लाइन ऑन m1 जो फोर्स लग रहा है वो नॉर्मल है, और इस नॉर्मल की वैल्यू है m1g cos थीटा, यानी ये थीटा निकालना चाहता है, और थीटा निकालने के लिए उसने कहा है कि सिस्टम रेस्ट पे है। देखो सिस्टम रेस्ट पे तभी हो सकता है जब इसके ऊपर लगने वाला m1g साइन थीटा और इधर से पुल होने वाला m2g इक्वल हो जाए। तो m2g इज m1g साइन थीटा, तो देखो यहाँ से साइन थीटा आपको 3/5 मिल रहा है, तो इसका मतलब थीटा हो जाएगा 37 डिग्री। तो जो नॉर्मल की वैल्यू होगी वो होगी m1g cos 37, तो ये 40 न्यूटन आ जाएगा, तो बी ऑप्शन करेक्ट है 67 में, ठीक है ना। सो दैट्स ऑल, ऑलमोस्ट मुझे लगता है सब क्वेश्चन एकदम बेसिक क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा लॉज ऑफ मोशन में पुली उली कंस्ट्रेंट वंस्ट्रेंट वो सब रिवाइज करने की जरूरत नहीं है, बेसिक जो एफबीडी है, ठीक है ना, वो आप रिवाइज कर लीजिए सही से। नॉर्मली फ्रिक्शन काफ़ी आता है, फ्रिक्शन इंपॉर्टेंट है, बट इधर 2022 में फ्रिक्शन थोड़ा कम दिख रहा है। खैर, ओके, थैंक यू।